मेरे पति राकेश इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे। मैं और मेरे सास ससुर गांव के पुराने हवेली जैसे घर में रहते थे। मेरी सासू माँ गोमती देवी अब ज्यादा नहीं देख पाती थी, इसलिए वे अपने कमरे में ही रहती थीं। ससुर जी भानु प्रताप एक शांत और संयमी व्यक्ति माने जाते थे। एक शाम को भानु प्रताप जी के घुटनों में अचानक तेज दर्द उठा। मैंने कहा, बाबूजी आइए मैं तेल से मालिश कर देती हूँ। पहले तो वो टालते रहे, लेकिन फिर माने और बोले, ठीक है बहू, मेरे कमरे में चलो। मैंने उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक पहुंचाया और घुटनों पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, थोड़ा ऊपर भी मालिश कर दे बेटा, शायद नस चढ़ गई है। मैंने भी सम्मान के साथ उनकी मदद की। रात को जब मैं सोने जा रही थी तो उन्होंने कहा, आज यहीं सो जा बहू, मुझे रात में कभी कभी उठना पड़ता है, तू पास रहेगी तो सहूलियत होगी। मैं निश्चिंत मन से वहीं रुक गई। सुबह उठते समय मेरा सिर भारी लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नींद में कुछ अजीब हुआ हो, लेकिन पक्का कुछ याद नहीं था। मैंने सोचा शायद थकावट की वजह से हो। फिर भी मन में बेचैनी थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में लगाया एक सीक्रेट कैमरा चेक किया, जो मैंने सुरक्षा के लिए लगाया था, क्योंकि घर में पुराना नौकर भी था और कई बार दरवाजा अपने आप खुला पाया था। जब फुटेज देखा तो पता चला कि रात में कोई परछाई मेरे पास आई थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था, बस एक हल्की झलक, एक सफेद धोती, एक छड़ी। क्या वो मेरे ससुर थे या फिर कोई और? मैं डर गई थी। मैंने चुपचाप वो फुटेज सेव की और अपने पति को भेज दी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं जल्द लौट रहा हूँ, तब तक किसी पर भरोसा मत करना। अब मेरे लिए हर परछाई डरावनी थी। मैं नहीं जानती थी कि सच में मेरे साथ क्या हुआ या मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। अगली रात मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कुछ भी हो लेकिन सच्चाई जानकर रहूंगी। मैंने अपने कमरे की खिड़की बंद की, दरवाजा अंदर से लॉक किया और मोबाइल कैमरा इस बार एक नहीं 3 कोनों में लगाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। नींद तो जैसे आंखों से दूर थी, लेकिन मैं लेटी रही, मानो कुछ इंतजार कर रही थी। करीब रात के 2 बजे हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तो ये कौन हो सकता है? फिर अचानक खिड़की के बाहर किसी के साए की झलक दिखी। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर देखा। एक झुकी हुई आकृति सफेद कपड़े में लिपटी, हाथ में छड़ी, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना आवाज किए कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने की सोची, लेकिन तभी एक धीमी दस्तक हुई। बहू बहू, मैंने चुपचाप सब सुना। आवाज में थकावट थी, दर्द था, लेकिन एक अजीब बेचैनी भी। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले वो फुटेज देखी। इस बार साफ दिखाई दे रहा था, वो कोई नौकर नहीं था और न ही ससुर जी। वो एक अनजान बूढ़ा आदमी था जो घर के पीछे बने पुराने हिस्से से आया था, जहाँ कोई नहीं रहता था। मैं भागकर ससुर जी के पास गई और सब बताया। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर बोले, बहू अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक पुराना राज बताऊं। मैं स्तब्ध थी। ससुर जी ने बताया कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो कभी उनके दादा का बनाया हुआ था, और उस जमाने में हवेली के पिछवाड़े एक अलग हिस्सा था, जहाँ एक नौकर नाम था गिरधारी रहता था। गिरधारी को घर के लोगों ने चोरी के शक में पीट पीट कर भगा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी लाश उसी खंडहर में मिली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी घर में भटकती है, खासकर तब जब कोई अकेली औरत घर में होती है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या मुझे जो महसूस हुआ? वो ससुर जी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हमने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, पर अब तुम जान चुकी हो। अब तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैंने तय किया कि अब मैं गिरधारी की सच्चाई जानकर रहूंगी। उस दिन के बाद हवेली का हर कोना मुझे देखता हुआ लगने लगा। दीवारों पर लगे पुराने चित्रबंद अलमारियां और वो पिछला खंडहर, सब कुछ जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। मैंने गिरधारी के बारे में और जानने की ठानी। अगली सुबह मैं हवेली के स्टोर रूम में गई, जहां पुराने दस्तावेज, फोटोज और किताबें रखी थी। कई धूल भरे बक्सों को टटोलते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था गिरधारी लाल। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर मेरी सांसें थम गई। मालिक ने मुझ पर जो आरोप लगाया वो झूठा है। मैंने कुछ नहीं चुराया, पर अब मुझे लगता है इस घर में कुछ है, कुछ जो सबको पागल कर रहा है। रात को कोई मेरे कमरे में आता है, मेरे ख्वाबों में बोलता है, मुझे उस तहखाने के बारे में बताता है जहां सच्चाई छुपी है। डायरी के आखिरी पन्ने में एक नक्शा था, हवेली के पीछे बने पुराने हिस्से का। उसमें एक चिन्ह बना था नीम के पेड़ के नीचे। उसी शाम मैंने अकेले ही जाकर नीम के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही मिनटों में जमीन की मिट्टी अलग महसूस हुई। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे एक लोहे का हैंडल था। मैंने खींचा और एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल गया। तहखाने के अंदर एक सीढ़ी जाती थी। मैं मोबाइल की टॉर्च लेकर नीचे उतरी।
वहां का माहौल ठंडा और भारी था। चारों ओर धूल और जाले थे, पर कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी और उसके सामने एक टूटी हुई कुर्सी। जैसे ही मैं अलमारी के पास गई, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरी सांस अटक गई। मैंने डर के बावजूद अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक आदमी की तस्वीर और एक रजिस्टर था। रजिस्टर में ससुर जी के दादा की लिखावट में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी। गिरधारी को मैंने खुद बंद किया था, क्योंकि उसने हवेली के खजाने की चाबी चुरा ली थी। सबको झूठ बोला कि वो मर गया, पर असल में वो यहीं कैद रहा जब तक मर नहीं गया। अब उसकी आत्मा चैन से नहीं रहेगी जब तक सच्चाई सबके सामने न आ जाए। मेरी रूह कांप गई। तो जो साया मुझे दिख रहा था, वो बदले की आग में भटक रही आत्मा थी, जिसे जिंदा ही मार डाला गया। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि गिरधारी की आत्मा को मुक्ति दिलाऊं। मैं तहखाने से जैसे तैसे बाहर निकली। सांसें तेज थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करना है। मैंने वो रजिस्टर और गिरधारी की तस्वीर अपने कमरे में छुपा दी। रात को जब सब सो गए तो मैंने दोबारा तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन उस रात फिर वही सरसराहट, वही धीमी दस्तक बहू। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस आंखें बंद कर ली। सुबह तक नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने ससुर जी से सीधा सवाल किया, बाबूजी क्या गिरधारी की मौत का सच आप जानते हैं? वो चुप हो गए। फिर बोले, मैं नहीं, लेकिन मेरे पिता और दादा ने जो किया वो कभी हमारे खानदान से मिट नहीं सकता। क्या आप मुझे पुलिस के पास चलने देंगे? मैंने पूछा। नहीं बहू, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ये हवेली का मामला है। बाहर वालों को बताने से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं समझ गई ससुर जी सच्चाई जानते हैं, लेकिन उसे स्वीकारना नहीं चाहते। अब मुझे अकेले ही ये राज सबके सामने लाना था। 3 दिन बाद मैंने एक नया प्लान बनाया। पास के शहर से एक डॉक्यूमेंट्री टीम को बुलाया। उन्हें हवेली की पुरानी कहानियां, गिरधारी का रजिस्टर और तहखाने की तस्वीरें दिखाई। टीम सहम गई, लेकिन राज को जानने की जिज्ञासा ने उन्हें हामी भरने पर मजबूर कर दिया। फिर एक रात जब हवेली के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, कैमरे के साथ हम तहखाने में उतरे। जैसे ही नीचे पहुंचे, कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्यूमेंट्री टीम घबरा गई। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, वही सफेद कपड़े, झुका बदन और कांपती हुई छड़ी। टीम में से एक लड़का डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने धीरे से गिरधारी की तस्वीर आगे की और कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारा सच सबके सामने आएगा, तुम अब आजाद हो। कुछ पलों के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। लाइट वापस आ गई। टीम ने वो सब रिकॉर्ड किया और तहखाने से बाहर निकलते ही सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। 1 हफ्ते बाद तहखाने को ऑफिशियली खोला गया। वहां से गिरधारी के कंकाल के अवशेष मिले और साथ में एक पुराना संदूक, जिसमें चांदी के सिक्के, दस्तावेज और कुछ हस्तलिखित पत्र थे। सब कुछ हवेली के इतिहास को दोबारा लिखने के लिए काफी। गिरधारी को गांव के मंदिर के पास पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। मैं हर रोज एक दिया जलाने वहां जाती हूँ। अब हवेली में कोई सरसराहट नहीं होती, कोई दस्तक नहीं होती, कोई बहू कहकर रात में नहीं बुलाता। बस हवेली की दीवारों में वो सन्नाटा रह गया है जो सच के उजाले के बाद ही आता है। कुछ परछाइयां इंसाफ मिलने के बाद भी दीवारों से उतरती नहीं, बस चुपचाप देखती हैं कि अगली गलती कौन करेगा। गिरधारी की आत्मा को मुक्ति मिले महीनों बीत चुके थे। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी, शांत साफ, और जैसे सदियों की थकान उतार कर चैन की नींद में सो गई हो। लेकिन चैन सिर्फ दीवारों को आया था, दिलों को नहीं। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी पर लिखा था, विरासत संबंधी दस्तावेज सिर्फ कविता देवी के लिए। मैंने चौंकते हुए लिफाफा खोला। अंदर एक सरकारी मुहर लगी नोटिस थी, हवेली के नाम। एक जमीन का जिक्र था जो वर्षों पहले गिरधारी के नाम दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक किसी ने उस पर दावा नहीं किया। साथ ही लिखा था, यदि 30 दिनों में कोई उत्तराधिकारी सामने नहीं आया तो संपत्ति सरकार के अधीन कर दी जाएगी। मैंने रजिस्टर की याद की, जिसमें गिरधारी की निजी बातें लिखी थीं। क्या हो सकता है कि उसका कोई वंशज हो। उसी रात हवेली में फिर एक आहट हुई। परछाई नहीं, दस्तक नहीं, बस खामोशी के बीच एक सिसकी। न मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। आंगन के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, कांपते हाथ और आंखें, जो किसी भूले हुए कल को देख रही थी। कौन है आप? मैंने पूछा। वो धीमे स्वर में बोली, मैं गिरधारी की बेटी हूँ और मैं अपने पिता का नाम वापस लेने आई हूँ। मैं हिल गई। लेकिन आप कहाँ थी अब तक? मैंने पूछा। गिरधारी ने जब खतरे को भांपा तो मुझे माँ के साथ यहाँ से दूर भेज दिया था। हम कभी नहीं लौटे। लेकिन एक दिन माँ बीमार पड़ी और उन्होंने आखिरी सांस में मुझे सच्चाई बताई। वो चुप हो गई। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वहां डर नहीं था, सिर्फ ठंडा थका हुआ दुख।
मैं हवेली नहीं चाहती, उसने कहा। मैं बस चाहती हूँ कि जो मेरे पिता के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। मैं उस जमीन पर एक स्कूल बनवाना चाहती हूँ जहाँ बच्चे सीखें, डरे नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार लग रहा था कि हवेली का अतीत अब भविष्य को रास्ता दिखा रहा है। कुछ महीनों बाद वो जमीन सरकारी अनुमति से गिरधारी मेमोरियल विद्यालय के नाम पर दर्ज की गई। स्कूल खुलने की पहली सुबह मैंने दूर से हवेली की खिड़की से देखा। सूरज की किरणें आंगन पर पड़ रही थीं। उसी नीम के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे और तभी हवेली की दीवार पर एक हल्की सी परछाई नजर आई, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। परछाइयों का राज अब राज नहीं रहा। अब वो एक कहानी है, इंसाफ, विरासत और सच्चाई की। 5 साल बीत चुके थे। गिरधारी मेमोरियल विद्यालय अब पूरे जिले में नाम कमा चुका था। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते और हवेली, जो अब स्कूल का हॉस्टल बन चुकी थी, फिर से जीवन से भर गई थी। पर कुछ चीजें समय के साथ भी नहीं बदलती, जैसे हवेली की रातें। एक रात हॉस्टल की वार्डन नीलिमा मैम अचानक बच्चों के शोर से जागी। कुछ बच्चे डर के मारे रो रहे थे। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। एक बच्ची ने कांपते हुए कहा, मैम, एक अम्मा जी आई थी सफेद साड़ी में, बोली ये मेरी हवेली है, तुम सब चले जाओ। नीलिमा ने समझाया कि ये बस सपना रहा होगा, लेकिन अगले दिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर जो दिखा उससे उनके पांव तले जमीन खिसक गई। रात 2:45 पर स्कूल के पुराने गलियारे में एक धुंधली परछाई चल रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन चाल में गुस्सा था और रुक रुक कर वो वहीं मुड़ती जहां बच्चों के कमरे थे। नीलिमा ने ये बात मुझसे कविता शेयर की। अब मैं स्कूल की ट्रस्टी बन चुकी थी। मैंने हवेली की पुरानी फाइलें निकालनी शुरू की और तभी एक नाम दोबारा सामने आया, शकुंतला देवी, गिरधारी की पत्नी। वो जो हवेली छोड़कर चली गई थी, पर शायद उनका मन यहीं रह गया था। मैंने तय किया कि इस बार अतीत को अधूरा नहीं छोड़ना है। हमने गांव की सबसे बूढ़ी महिला चंपा काकी को बुलाया, जो शकुंतला को जानती थी। चंपा काकी ने कांपती आवाज में कहा। शकुंतला बहुत गुस्सैल थी। उन्हें लगता था कि हवेली उनकी है और कोई आए या जाए उन्हें पूछकर आना चाहिए। जब गिरधारी नहीं लौटा तो वो पगला गई थी। कई रातें अकेले इसी हवेली में बिताई और फिर एक दिन कुएं में गिर गई। लोग कहते हैं उन्होंने खुद छलांग लगाई थी। अब सब कुछ साफ था। गिरधारी को तो न्याय मिल गया था, लेकिन शकुंतला देवी की आत्मा अब भी भटक रही थी, एक अधूरे अधिकार की तलाश में। हमने स्कूल के प्रांगण में एक छोटा सा स्मृति स्थल बनवाया, गिरधारी और शकुंतला की याद में, और एक दिया हर रोज जलाया जाने लगा। शाम के वक्त बच्चों को उस गलियारे में जाने से रोक दिया गया। धीरे धीरे बच्चों के सपनों में अम्मा जी आना बंद हो गए। गलियारे की परछाई अब बस धूप में दीवारों का खेल रह गया। लेकिन फिर भी कभी कभी जब मैं देर शाम स्कूल के ऑफिस से निकलती हूँ तो एक खिड़की के पीछे से हल्की सी झलक मिलती है। एक बूढ़ी औरत बैठी है, कुछ बुन रही है, मुस्कुरा रही है और जैसे कह रही हो, अब मेरी हवेली मेरे बच्चों से भरी है, अब मैं भी चैन से रह सकती हूँ। या शायद अब इस हवेली को कोई नया किरदार मिलेगा, कोई ऐसा जो अतीत से नहीं भविष्य से डरता है। 1 साल बाद हवेली अब पूरी तरह एक शिक्षण संस्थान में बदल चुकी थी। बच्चे, टीचर और स्टाफ सभी उसे एक मंदिर जैसा मानते थे। लेकिन एक दिन विद्यालय में एक नया शिक्षक आया। नाम अरुण सर, विषय मनोविज्ञान, उम्र लगभग 35, व्यवहार शांत पर बहुत गहरा। पहले ही दिन उन्होंने बच्चों से अजीब सवाल पूछे। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो वहाँ नहीं था? क्या सपनों में कोई अजनबी बार बार आता है? अगर कोई दीवार बातें करे तो तुम क्या पूछोगे? बच्चे तो इन्हें मजाक समझकर हंसते रहे, लेकिन कुछ शिक्षक असहज हो गए और मैं, कविता में चौकन्नी हो गई। अरुण सर हवेली के पुराने हिस्से में रहना चाहते थे, जहाँ कोई नहीं रहता था, जहाँ अब भी दीवारों पर नमी थी और खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थी। मैंने उन्हें समझाया वो हिस्सा अब इस्तेमाल में नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो वहां शांति है। 1 हफ्ता बीता। रात को चौकीदार ने बताया कि कमरे से अक्सर धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। जब मैंने सीसीटीवी देखा तो देखा अरुण सर देर रात उसी कमरे में बैठकर दीवार से बातें कर रहे थे और जवाब दीवार पर उभरते थे, सफेद चौक से, जैसे कोई लिख रहा हो, तुम देर से आए, मैं अब तक इंतजार कर रहा था। अब मामला मेरे हाथ से बाहर था। मैंने अरुण सर से बात की। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कविता जी, आपको याद है गिरधारी, वही जिसकी आत्मा को आपने मुक्ति दिलाई थी? दरअसल उसने किसी को छोड़ा नहीं था। वो अपने जैसे और भी लोगों को साथ लाना चाहता था और मैं उनमें से एक हूँ। न मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने पूछा। अरुण सर ने कहा, मैं बचपन में कुछ महीनों के लिए इसी हवेली में रहा था। गिरधारी की आत्मा ने मुझसे तब बात की थी। उसने कहा था, एक दिन मैं वापस आऊंगा और वो कहानियां पूरी करूंगा जो बीच में छूट गई थी। अब ये कहानी आत्माओं की नहीं, एक विरासत की बन रही थी।
अरुण सर ने बताया कि हवेली की नींव के नीचे एक पुराना संदेश कोश टाइम कैप्सूल है जिसे गिरधारी के समय में बच्चों की कहानियां और पत्रों से भरा गया था। उन्होंने कहा, अगर वो खोला जाए तो शायद हवेली का आखिरी रहस्य भी सामने आ जाए। हमने अगले दिन नीम के पेड़ के पास खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही गहराई पर लोहे का एक छोटा संदूक मिला। अंदर थे पुराने स्केच, बच्चों की लिखी कविताएं और एक चिट्ठी। लिखा था, अगर ये संदूक किसी नेक इंसान के हाथ लगे तो जान लेना ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। ये उन बच्चों की याद है जो अब कहीं नहीं है, पर उनकी हंसी हवेली की दीवारों में बसी है। उन्हें मत भूलना। हम सब खामोश थे। अरुण सर ने वो संदूक स्कूल के मेन हॉल में रखवा दिया। अब वो बच्चों की प्रेरणा बन गया और उस दिन के बाद ना कोई परछाई दिखी, ना कोई दस्तक हुई, ना कोई आत्मा, बस बच्चों की हंसी और हवेली की सांसें। लेकिन एक बात अब भी रह गई है, अरुण सर आज भी उसी कमरे में रहते हैं और कई बार दीवार पर लिखा मिलता है। अब अगली कहानी किसकी होगी? स्कूल में साल का आखिरी महीना चल रहा था। ठंडी हवाएं हवेली की दीवारों को छूते हुए किसी दबी हुई फुसफुसाहट की तरह गुजरती। बच्चे अब परीक्षा में व्यस्त थे और पूरे परिसर में एक शांत लेकिन थकी हुई ऊर्जा फैल चुकी थी। पर कुछ था जो बदला नहीं था। अरुण सर अब भी वही कमरे में अकेले रहते और अक्सर दीवारों से धीमे स्वर में बातें करते। एक रात एक स्टाफ मेंबर नीति दीदी ने बताया कि उन्होंने अरुण सर को हवेली के तहखाने में जाते देखा, जबकि वो दरवाजा 1 साल पहले ही बंद करवा दिया गया था। मैंने पूछा, कैसे गए? उन्होंने कहा, पता नहीं मैम, वो बस अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अगली सुबह मैं खुद तहखाने के बाहर गई। दरवाजा खुला था और अंदर बुझा हुआ दीपक जल रहा था। मैं नीचे उतरी। तहखाने में अब भी वही ठंडा सन्नाटा था, लेकिन इस बार वहाँ एक नया निशान था। दीवार पर कोयले से लिखा गया था, जिस कहानी का अंत न किया जाए वो दोबारा शुरू होती है। मैं समझ गई कुछ फिर से लौट रहा है। उस रात अरुण सर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में कई पुराने दस्तावेज, नक्शे और हवेली के ढांचे के प्लान बिखरे थे। उन्होंने कहा, कविता जी, हवेली का एक हिस्सा अब भी अछूता है, उत्तर पश्चिमी दीवार, जिसे कभी मरम्मत नहीं किया गया। उन्होंने एक नक्शा दिखाया। यहाँ एक गुप्त कमरा है जिसे 1932 में बंद कर दिया गया था और किसी दस्तावेज में उसका जिक्र नहीं है सिवाय इन हैंड रिटन नोट्स के। मैंने पूछा क्या था उस कमरे में? उन्होंने कहा, किसी जमाने में वहाँ शांति गृह नामक कमरा था जहाँ मानसिक रूप से बीमार लोगों को रखा जाता था। हवेली के मालिक का एक बेटा विनायक वहीं रहता था। और मैं फुसफुसाई, वो कभी बाहर नहीं आया और एक दिन वहीं गायब हो गया। हमने तय किया कि अगली सुबह वो दीवार हटाकर उस कमरे को खोला जाएगा। लेकिन उसी रात स्कूल की सबसे छोटी बच्ची पायल अचानक गायब हो गई। पूरा स्कूल जाग उठा, सब जगह तलाश हुई, सीसीटीवी चेक हुआ और आखिरी फुटेज में पायल स्कूल के पुराने गलियारे से उस दीवार की ओर जाते दिखी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगली सुबह दीवार तोड़ी गई। जैसे ही ईंटें हटी, अंदर से सड़ी हुई लकड़ी की गंध और एक सर्द धुआं बाहर निकला। कमरे के भीतर सब कुछ ज्यों का त्यों था। एक पुराना पलंग, लोहे की कुर्सी और दीवार पर नाखूनों से खुरची हुई लकीरें, और कोने में बैठी थी पायल, शांत मुस्कुराती हुई, जैसे उसे किसी ने कोई कहानी सुनाई हो। पायल ने बस इतना कहा, वो भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, मैं जब चाहूं वापस जा सकती हूँ। लेकिन उन्होंने पूछा, क्या कोई अब भी पुरानी कहानियां वो सुनता है? अब हवेली का सबसे गहरा कमरा खुल चुका था और उसके साथ एक नई परछाई भी जाग गई थी। एक आत्मा जो कहानियां वो नहीं, न कहानीकारों की तलाश में थी।